तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी मिरर पर परपेंडिकुलरली लाइन डालते हैं, लाइट डालते हैं, ये मिरर है और इस पे आप बिल्कुल स्ट्रेट एक रे डालोगे तो ये लौट कर उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ऐसे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो जीरो होंगे, ठीक है। जब आप परपेंडिकुलर लाइट डालते हो तो उस केस में कोई भी एंगल नहीं बनता है। आप देख पा रहे हो इमेज में, जिस डायरेक्शन से रे आई थी उसी डायरेक्शन में वापस लौट गई। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस, या व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस। इसको नॉर्मली भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो उस केस में आप यही लिखोगे, इन दैट केस रे फॉल्स बैक या रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, जहां से आई थी उसी पाथ पे वापस आ जाती है। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही 0 डिग्री होते हैं, मींस कोई भी एंगल नहीं फॉर्म होता है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको कंडीशन बताई है, याद रखनी है आपको क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत आती है। इसके बाद आते हैं दो टाइप के, मैंने आपको बोला था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हमेशा या फिर लाइट जो है वो हमेशा एक शाइनी सरफेस पर ही स्ट्राइक करेगी, या हम सिर्फ मिरर पर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएंगे। और भी बहुत सारे सरफेसेस हैं जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी या फिर हम लाइट स्ट्राइक करेगी। तो उस केस में क्या होगा, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसकी हम अभी तक बात करते आए हैं, मींस शाइनी सरफेस या मिरर पर जब हम लाइट डालते हैं उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन को अगर आप इमेज देख करना है तो वो हमेशा ऐसे पैरेलल ही होगी। आप कितनी भी रेज को स्ट्राइक कराओ मिरर पे या शाइनी सरफेस पर, जो हाईली पॉलिश्ड होगा शाइनी सरफेस, ठीक है, उस पे जो लाइट होगी वो उसी एंगल से पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। देखो एक सिमेट्रिकली वे में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो अगर आपको सिर्फ ऐसी कोई इमेज दी हुई है और पूछा गया ये किस टाइप की रिफ्लेक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि लाइंस पैरेलली स्ट्राइक कर रही थी या रे पैरेलली स्ट्राइक कर रही थी मिरर को या सरफेस को, और वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई बिल्कुल उसी एंगल के साथ में पैरेलली, कोई इधर उधर नहीं हुई। देखो है ना, जिस तरह से आई थी उसी तरह से वापस चली गई। दूसरी पहचान होती है, इसका जो सरफेस आपको दिखाया जाएगा वो बिल्कुल प्लेन दिखाया जाएगा। प्लेन सरफेस होता है तो उसमें अगर उन्होंने और ऐसी लाइंस होती हैं तो समझ जाओ कि ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये बहुत सारी बीम्स बनाई है, एक से भी काम चल जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है बहुत सारी बीम्स ही आई, ये सिर्फ आपको इसलिए बनाकर दिखाई गई है कि सभी बीम्स देखो एक दूसरे के पैरेलल स्ट्राइक हो रही थी, तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक हुई तो भी पैरेलल ही हुई, मीन्स उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसमें क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो सारी बीम्स रिफ्लेक्ट बैक होंगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस लाइक दैट ऑफ अ प्लेन मिरर। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ सरफेसेस पर होता है, चाहे वो आपका मिरर हो या फिर आपके हाईली पॉलिश्ड वेसल्स हो सकते हैं, कोई और सरफेस जो स्टील के जैसे बर्तन होते हैं वो बहुत ही शाइनी होते हैं, उन पर रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है, उस पर भी ये अकर होगा। तो जितने भी शाइनी सरफेसेस हैं और प्लेन सरफेसेस हैं स्पेशली, उन पर हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन ही बनता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहो तो ऐसे सरफेसेस जिसमें आप अपनी परछाई देख सकते, अपना मतलब इमेज देख सकते हो, वो सारे सरफेसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन बनाते हैं। क्योंकि हमें कोई भी अपनी इमेज या अपनी रिफ्लेक्शन तभी दिखाई देती किसी सरफेस में जब वो बिल्कुल प्लेन होगा, है ना। अगर वो प्लेन नहीं होगा तो आपको अपनी जो इमेज है वो डिस्टॉर्टेड दिखाई देगी या शायद दिखाई ही ना दे। करेक्ट, कई बार आप पानी में अपनी इमेज देखते हो तो वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस नहीं है।
स्मूथ नहीं है, इतना ज्यादा पॉलिश्ड भी नहीं है, तो उसमें हमें टेढ़ी मेढ़ी परछाई दिखती है। इसी तरह से जो जिसकी बात की थी अर्चित ने लास्ट टाइम, फनी मिरर्स होते हैं जो हाउस ऑफ ग्लास होता है उसके अंदर, तो उसमें भी जो सरफेस होता है मिरर का, वो अंदर से इस तरह से पॉलिश किया जाता है कि जैसे जिससे कि आपकी जो इमेज है वो रेगुलर ना रहे, रिफ्लेक्शन रेगुलर ना रहे। यस काव्यांश, स्ट्रीट लाइट में क्या हुआ? स्ट्रीट लाइट में परछाई दिखाई देती है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्शन। जब आपके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो क्या होता है, वो आपकी शैडो है, नॉट रिफ्लेक्शन। फाइन, तो शाइनी सरफेसेस एंड प्लेन सरफेसेस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा जब हम प्लेन सरफेस पे नहीं डाल के एक रफ सरफेस पर कोई लाइट स्ट्राइक करते हैं, क्या वो रिफ्लेक्ट बैक करती है? रिफ्लेक्ट बैक तो करेगी, थोड़ा बहुत या ज्यादा, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स शाइनीनेस, बट वो सेम डायरेक्शन में इस तरह से रेगुलर नहीं होगी। उसकी जो बीम्स हैं वो इधर उधर तिरछी हो जाएंगी, उल्टी सीधी साइड्स में जाएंगी, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा हमें क्लियर नहीं दिखाई देता। आप सोचते होंगे कि मिरर में ही क्यों हमें रिफ्लेक्शन अपना दिखाई देता है, बाकी सरफेसेस में क्यों नहीं दिखाई देता इतना क्लियरली? बाकी सरफेसेस में इसलिए नहीं दिखाई देता, एक तो वो शाइनी नहीं होते, दूसरा वो इतने प्लेन नहीं होते, दे आर, चाहे वो थोड़े थोड़े से रफ क्यों ना हो, आपको अपना पेपर जो है रजिस्टर का वो प्लेन दिखाई देता है, बट दैट्स नॉट प्लेन। अगर उसको आप बहुत ही केयरफुली देखोगे तो इट्स अ रफ सरफेस, रफ सरफेस है, और एब्जॉर्ब भी करता है। एब्जॉर्ब वाला जो फंडा है वो आपको 10th क्लास में पता चलेगा कि किस तरह से एब्जॉर्ब करता है। फिलहाल रफ सरफेस है तो उस पर हमारी जो लाइट होगी वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी। आई तो रे ऑफ बीम बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन सरफेस रफ है देखो, तो उसकी वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम नहीं बना। कोई लाइट इधर स्कैटर हो गई, कोई लाइट स्कैटर हो गई, कोई इधर स्कैटर हो गई, एक ही डायरेक्शन में नहीं गई। और जब लाइट स्कैटर हो जाती है तो हमें वो सही से दिखाई नहीं देती है। फाइन, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होता है? इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। पैरेलल बीम आएगी इंसिडेंट रे की, लेकिन वो स्कैटर हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेसेस लाइक दैट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, चौक एक्सेट्रा। जितने भी आपके रफ सरफेसेस होते हैं उसमें आपको कैसी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दिखाई देती है? इट्स नॉट इन मिरर अर्चित, एज एग्जाम्पल में बताया गया है, ये मिरर में नहीं। जो भी रफ सरफेसेस होते हैं आपके, चाहे वो आपकी टेबल है, वॉल पे आपको क्यों नहीं दिखाई देती अपनी इमेज? वॉल के अंदर आप अपनी रिफ्लेक्शन क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो स्मूथ नहीं है, रफ है। अगर आप अपनी वॉल्स पे स्मूथ पेंट करोगे तो काफी हद तक फिर अपनी आपको एक इमेज दिखनी शायद शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि टेक्सचर फिर भी कैसा है, रफ है। रफ सरफेस आपको नेकेड आइज से दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। एज आई सेड, आपका जो पेपर है आपको बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता जरूर है, लेकिन इट्स नॉट स्मूथ। it absorbs light and reflects rays back in different directions, that's why हमको इसमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता है। फाइन, सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ड्यू टू फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि इंसिडेंट रे का एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के इक्वल होता है, ये बात झूठ है। इससे ये नहीं पता चलता है, कभी आप सोचने लगो कि सर ने बताया था इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब वो लॉ जो है वो फेल हो गया? नहीं, लॉ फेल नहीं हुआ है, लॉ मॉडिफाइड हो गया है बिकॉज ऑफ रफ सरफेसेस। पढ़ो इसको एक बार ध्यान से प्लीज।
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का थर्ड पॉइंट एक बार समझा दो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का थर्ड पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है ना, ये बोला था। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल नहीं है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमने लॉ पढ़ा था वो गलत था, वो गलत नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई है कि सरफेस रफ है, इस वजह से वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, दैट्स इट। ठीक है, मींस फिजिक्स के जितने भी आपको रूल्स बताए जाते हैं, अगर वो किसी कंडीशन में ट्रू नहीं हो रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि वो रूल जो थे वो गलत थे या वो यहाँ पे आके फेल हो गए। नो, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन कुछ और ही होगा, लेकिन वो लॉ फिर भी सही ही होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है। सो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इट्स ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है, ऑब्जेक्ट्स है अराउंड अस कॉज डिफ्यूज। जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं आप देखते हो मोस्टली वो डिफ्यूज ही होते हैं, है ना। उनमें सब में तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देती है। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जितने भी हमारे आसपास हैं वो क्या हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाले हैं। चाहे वो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ओपेक होता है ना, और वॉल्स हैं, फ्लोर है, सभी कैसे हैं, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाले हैं। इनसे हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलता है। डेट्स वाई हम इसमें अपनी परछाई या अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते, नॉट परछाई, रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते। चलिए, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज हमें दिखाई कैसे देती है, दिखाई हमें लाइट की वजह से ही देती है, और इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आगे जितनी भी क्लासेस में आप जाओगे ये ही आपकी हेल्प करेंगे हमें। आप बैठे हुए हो और आप मिरर में देख रहे हो, मिरर में आपको अपने ही साइड में रखी हुई एक बॉटल दिखाई दे रही है मिरर के अंदर। तो वो कैसे दिखाई देती है, क्योंकि बॉटल बॉटल से जो लाइट रिफ्लेक्ट या लाइट जा रही है, सपोज करो कहीं से आपके रूम में लाइट तो होगी, अब बॉटल पर वो लाइट पड़ी, बॉटल से वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर में गई और मिरर से अगेन रिफ्लेक्ट होके वो आपकी आई में आई। तो आई को उसी डायरेक्शन में आपको वो इमेज दिखाई देगी बॉटल की, जो बॉटल आपके आसपास कहीं रखी हुई है। इन शॉर्ट अगर सही से और बहुत इजीली समझना चाहते हो तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन होता है कि बॉटल की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट, वो पहले जाती है स्ट्राइक करती है किस पे, मिरर पे। और मिरर पे आपको पता है कि मिरर एक स्मूथ सरफेस है, तो वहां से वो फिर से उसी एंगल में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, और रिफ्लेक्ट बैक करके वो आपकी आइज तक पहुंचती है। आइज तक पहुंचती है तो आपको वो बॉटल की इमेज दिखाई दे जाती है, क्योंकि वो इमेज किसकी रिफ्लेक्ट हुई है, बॉटल की रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ से जो लाइट आई थी वो किसकी इमेज थी, वो बॉटल की इमेज की लाइट थी, और वही आपकी आइज में गई है तो आपको बॉटल ही दिखाई देगी। बॉटल की इमेज अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपको ऑब्वियसली एलिफेंट तो नहीं दिखाई देगा, बॉटल ही दिखाई देगी। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। आप मिरर में तो बहुत सारी देखते हो, आपके दिमाग में कभी ये पॉइंट नहीं आते होंगे कि मिरर में ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, बहुत कॉमन सी चीज लगती है, लेकिन ये बहुत ही वंडरफुल चीज है। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो आपके दिमाग में हजारों क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं मिरर के अंदर। डोरेमोन में भी आपने देखा होगा कभी, मिरर वर्ड होता है, उसके अंदर कितनी सारी चीजें उल्टी से उल्टी दिखाई देती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप सोच के देखोगे तो आपको मिरर के अंदर एक अलग ही दुनिया सी दिखाई देगी, जो आपकी ही दुनिया है, मीन्स आप ही उसके अंदर हो, लेकिन फिर भी वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते, है ना। आपकी जो इमेज बनती है मिरर के अंदर वो रियल इमेज नहीं होती है। आप उसको एज इट इज, ऐसा नहीं हो सकता कि आप शीशे के आगे खड़े हो फिर शीशे के आगे से चले जाओ लेकिन आपकी इमेज उसके अंदर ऐसे ही रहे। इट्स नॉट पॉसिबल। या हो जाता है ऐसा, मिरर के अंदर आपकी इमेज रह जाए और आप वापस चले जाओ और इमेज वहीं पे रह जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है?
अभी बताऊंगा बच्चे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये डू नहीं है बच्चे, डी जीरो है। मैं बताता हूं अभी। इट्स नॉट डू, इट्स डी, डिस्टेंस। आपने कभी अगर ऑब्जर्व करा होगा, आप मिरर के आगे खड़े होना थोड़ा सा, ठीक है। मिरर के आगे जब आप खड़े होगे, सपोज करो यहां पर खड़े हो आप, तो आपकी इमेज यहां पर ही बनेगी, कुछ कुछ, है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देना, जितना डिस्टेंस आपका मिरर से होगा, आपकी इमेज भी मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी। आप उस डिस्टेंस को फील कर पाओगे। आप थोड़ा सा आगे आओगे तो ये इमेज भी थोड़ी सी आगे आ जाएगी। देखा है कभी ऐसा करके? कभी मिरर के सामने खड़े होके ऐसा कोशिश की है ऑब्जर्व करने की? मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसे काम करने में। आपने कभी ऑब्जर्व करके देखा है कि मिरर में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हम उतनी ही डिस्टेंस पर अपनी परछाई या अपने रिफ्लेक्शन को देखते हैं। थोड़ा सा आगे आ गए तो ये भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा, है ना। और थोड़ा सा आगे आ गए बिल्कुल यहाँ पर, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके लिए बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन ये बहुत ही अजीब सी चीज है कि आखिरकार मिरर के अंदर ऐसी चीज क्या है, या ये क्या चीज है जो बिल्कुल हमारी तरह दिख रही है और हमारी तरह ही मूव कर रही है उतने ही डिस्टेंस पे। ऑब्वियसली हमारा रिफ्लेक्शन है। लेकिन रिफ्लेक्शन होता क्या है, कैसे बनता है, इसमें बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज होते हुए भी ये डिफरेंट क्यों होता है? तो ये डिस्टेंस को बताया गया है कि ऐसे केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा मिरर से, डी जीरो या डिस्टेंस, वो ही डिस्टेंस उसकी रिफ्लेक्शन का भी होगा मिरर के अंदर। मिरर तो इतना पतला सा होता है ना। लेकिन उसके अंदर डिस्टेंस कैसे बन जाता है इतना ज्यादा, वो थ्री डी कैसे लगता है? आपको मिरर के अंदर अपना पूरा रूम दिखाई दे सकता है, जबकि मिरर के पीछे तो क्या होती है, दीवार होती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये जो इमेज बनी है वो मिरर के अंदर नहीं, बिहाइंड द मिरर बनी है। इसको हम हमेशा, ये कभी नहीं कहोगे आप कि मिरर के अंदर बनी है। हम हमेशा ये कहते हैं जो इमेज बनी है वो बिहाइंड द मिरर। मिरर तो ये है, लेकिन इमेज कहाँ पर बनी है, मिरर के अंदर इतने डिस्टेंस पर बनी है। तो हम क्या बोलते हैं, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। मेरा मिरर के पीछे बनी है, नॉट मिरर के अंदर। इसके अंदर नहीं बनी है, वो हमें मिरर के पीछे दिखाई देती है। मिरर तो एक सपोज करो शीट टाइप का है आपको, लेकिन इमेज कहाँ दिखाई देती है, उस शीट के अंदर, बहुत पीछे। जितना डिस्टेंस आपका है उतने ही डिस्टेंस पर आप अपने आप की रिफ्लेक्शन को देखोगे। तो मिरर में हम ये कभी नहीं कहते हैं कि जो इमेज बनी है वो मिरर के अंदर बनी है, हम कहते हैं बिहाइंड द मिरर बनी है। फाइन। अगर आप कभी ये टर्म पढ़ो बिहाइंड द मिरर, जो आगे भी आएगी, तो ये मत करने लग जाना कि आप मिरर के पीछे जाके देखने लग जाओ कि कहाँ बन रही है मिरर के पीछे। वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो आपकी इमेज बन रही है, जो भी रिफ्लेक्शन बन रहा है, वो मिरर के ऊपर नहीं बनता है, वो मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर बनता है, या पीछे, मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर बनता है जितना डिस्टेंस आपका होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बिहाइंड द मिरर, नॉट इनसाइड द मिरर। ठीक है। मिरर के अंदर नहीं, मिरर के पीछे बनती है इमेज। अभी हम इसके वो पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। कोई भी ऐसी इमेज जिसे आप कैप्चर नहीं कर सकते उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है। फोटोग्राफ जो होता है वो आपकी रियल इमेज है, क्योंकि आप तो खड़े हुए हो और आपके हाथ में आपका फोटोग्राफ है ना। और फोटोग्राफ जो है वो उस टाइम का है जो पास्ट में हो चुका है, यही होता है। तो वो जो आपके हाथ में फोटोग्राफ है वो कैसी इमेज होगी, वो एक रियल इमेज होगी। और ये जो होती है मिरर के अंदर, आप हट जाओगे तो तुरंत मिरर वाली भी इमेज हट जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, कि ये हमें बस दिख रही है लेकिन ये रियल इमेज नहीं है। दैट्स नॉट रियल। रियल और वर्चुअल का और भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा आगे। फिलहाल बस इतना ही याद रखो कि जिसको हम कैप्चर करके नहीं रख सकते, दैट इज आवर वर्चुअल इमेज। जो आप फोट मूवीज देखते हो वो सब कैसी हैं, वो रियल इमेज है।
क्योंकि वो पहले कैप्चर करी गई और बाद में आप देख रहे हो उनको आराम से, उसी जगह पर देख रहे हो जहां पे उनको शूट किया गया, है ना। अगर आप मिरर में मूवी बनाने लग जाओ या मिरर के सामने एक्ट करने लग जाओ, जैसे ही आप मिरर के आगे से हटोगे तुरंत वो इमेज भी हट जाएगी। तो वो क्या होगी, एक वर्चुअल इमेज होगी। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। देखो यही मैं बता रहा था, जो भी इमेज फॉर्म होती है बाय प्लेन मिरर वो मिरर के पीछे होती है, मिरर के अंदर नहीं, बिहाइंड द मिरर। क्योंकि वो सारी इमेजेस हमें 3D शेप में दिखाई देती हैं एज इट इज, जैसी वो हमारे रूम में है या आपके आसपास है। हम अगर 2 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं तो मिरर में जो हमारी इमेज बनेगी वो भी मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगी। आप थोड़ा आगे जाओगे वो भी थोड़ा आगे आएगी, आप थोड़ा पीछे जाओगे वो भी थोड़ा पीछे जाएगी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बिहाइंड द मिरर इमेज। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। वही जो अभी मैंने बताया कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से होगा उतना ही रिफ्लेक्शन का या इमेज का भी डिस्टेंस मिरर के पीछे होगा। हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है। इसके मैथ्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लिया जाता है, और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि ये एक मिरर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा हुआ है, इसका डिस्टेंस मिरर से 10 मीटर्स है, तो इसकी इमेज जो बनेगी उसका डिस्टेंस मिरर के पीछे कितना होगा, या एक्स की वैल्यू बताओ। तो क्या होगी एक्स की वैल्यू, बताओ आप ही। सिंपल सा क्वेश्चन। यस, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही मिरर के अंदर भी होगा। तो 10x नहीं, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स ही डिस्टेंस होगा इमेज का भी। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल याद रखना है, जितना इमेज का डिस्टेंस है मिरर से उतना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, वाइस वर्सा। काव्यांश समझ आया, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही इमेज का डिस्टेंस। चलो तो ठीक है। इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज, ये भी आपने देखा होगा। जितने साइज के आप होगे उतने ही साइज की मिरर में इमेज बनेगी। ऐसा तो नहीं है आप बड़े दिख रहे हो और वो छोटी दिख रही है ना। पास आते जाओगे तो वो आपके बराबर होती चली जाएगी, दूर चलते चले जाओगे ऑब्वियसली दूर जाने पे कोई चीज छोटी दिखाई देती है तो वो थोड़ी छोटी दिखाई देगी, लेकिन साइज सेम ही होगा। वो डिस्टेंस की वजह से चेंज होता है लेकिन साइज सेम ही होता है। आप जितनी बड़ी चीज मिरर के सामने रखोगे सेम उसी साइज की, ना बड़ी ना छोटी। अगर प्लेन मिरर है, अगेन हम एक्सेप्शंस, जो कोई स्पेशल टाइप ऑफ मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में ऊपर हेडिंग में भी लिखा है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। जितनी भी ये बातें हैं वो सब सिर्फ हम प्लेन मिरर की कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होगी, उतनी ही साइज का आपका इमेज फॉर्म होगा या होगी। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट मींस 3D लगती है वो आपको। 3D होती है या प्लेन होती है, 3 डायमेंशनल ही होती है ना। इमेज इन अ प्लेन मिरर लैटरली इन्वर्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है जब आप इमेज में खड़े होते हो मिरर के सामने, तो आपको लेफ्ट साइड जो होती है वो राइट साइड में दिखाई देती है, राइट साइड जो होती है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। ऐसा ही होता है या नहीं होता है। आपने अगर मोबाइल फोन में कभी सेल्फी मोड ऑन किया होगा, सेल्फी मोड में मिरर इमेज भी होती है। मिरर इमेज में क्या होता है, आप जब भी सेल्फी खींचोगे तो आपके पीछे जो अक्षर लिखे होते हैं वो आपको उल्टे दिखाई देते हैं। होता है या नहीं होता है। इरेक्ट मतलब 3D बच्चे, बस 3D होती है अर्चित। ये आपको उसमें दिखाई देगा, आगे जाके पढ़ाई देगा ये। अभी मुझे बताना नहीं था बट मैंने जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया है। इरेक्ट का मतलब होता है कि आपकी जो भी इमेज बनेगी वो 3D होगी मिरर के अंदर। फिफ्थ पॉइंट यही है। एंड सिक्स पॉइंट में यही है कि आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी वो लेटरली इन्वर्टेड होंगी, लेफ्ट टू राइट हो जाता है वो, है ना।
तो कभी ये दिमाग में आता नहीं है आपके कि ऐसा कैसे हो जाता है या क्यों होता है? ये हम बचपन से क्योंकि चीजें देखते आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये कोई नई चीज नहीं है। जो भी चीजें हम बचपन से देखते आते हैं वो चीजें नई नहीं है, लेकिन ये बहुत ही वंडरफुल चीजें हैं, बहुत ही सोचने वाली चीजें हैं, जिन पे बहुत रिसर्च भी होती है और देखा जाता है कि एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है। इन्हीं चीजों से फिजिक्स का इन्वेंशन हुआ है, कि जब चीजों को जानने की जागरूकता हुई कि एक्चुअली में होता क्या है, तो धीरे धीरे फिजिक्स का इन्वेंशन हुआ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप फिजिक्स पढ़ लोगे, आपकी पूरी जो वर्ड है वो फिजिक्स के ऊपर ही चलता है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी भी एक्चुअली फिजिक्स ही है एक तरह की। एनीवेज, सो ये थे आपके मिरर। अब आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो रिफ्लेक्शन होता है वो ऐसा नहीं है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक बार रिफ्लेक्ट हो गया फिर दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। कलाइडोस्कोप देखा है किसी ने? कलाइडोस्कोप किस किस ने देखा है कलाइडोस्कोप? कलाइडोस्कोप, और एक और होता है, क्या नाम होता है इसका? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एंड कलाइडोस्कोप, ये देखो आपको स्क्रीन पर दो टाइप के, एक लड़का एक इंस्ट्रूमेंट में देख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप। ये मोस्टली सबमरीन्स जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है। आप हायर वॉल्स के पीछे देखना चाहते हो, सपोज करो आप यहाँ खड़े हो और आपके सामने बहुत बड़ी वॉल है, ठीक है, यहाँ पर वॉल है, सॉरी, आप इस वॉल के ऊपर से पीछे की साइड नहीं देख पा रहे हो, तो आप ऐसा पेरिस्कोप होता है जिसमें मिरर्स लगे होते हैं। मिरर्स लगे होते हैं, मिरर्स क्या करते हैं, पहले आप, ये मिरर जो होगा, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वॉल के दूसरी साइड में, तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पर स्ट्राइक करेगी। 90 डिग्री का है तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो देखो टेढ़ा है वो, तो यहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके नीचे की साइड जाएगी। और ये भी मिरर टेढ़ा होता है, स्लांटेड होता है, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर इधर की साइड आ जाती है जो आपकी आईज में पड़ती है, और आईज में पड़ने के बाद में वो आपको इमेज दिखाई दे जाती है। इसका यूज सबमरीन्स में किया जाता है। देखा है पानी के ऊपर ऐसे दिखाते हैं, कार्टून्स में भी देखा होगा, ऐसे निकल के आता है एक टेलीस्कोप सा। देखा है किसी ने? नहीं देखा है ना? डोरेमोन में भी, यस। तो इसको ही हम बोलते हैं पेरिस्कोप। ये उन चीजों को देखने में हेल्प करता है जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख पाते, जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख पाते, जिन हमारे बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे, तो हम मिरर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक पहुंच जाए ऑब्जेक्ट के। ऐसे ही कलाइडोस्कोप होता है, ये खेलने का इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप फेयर्स में और शॉप, टॉय शॉप्स में देखते हो। इसके अंदर आप यहाँ पर देखते हो, इसको आंख पे लगा के, तो आपको इसको रोल करने पे अलग अलग इस तरह के डिजाइन दिखते हैं। दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? देखा है किसी ने ये भी, कलाइडोस्कोप? बताइए बताइए। ये एक छोटा सा टॉय होता है बच्चे, देखो आप, बहुत बहुत अच्छी चीज है। अच्छी क्या है, बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर 3 मिरर्स लगे होते हैं, और पीछे की साइड में दो चार पत्थर या टूटी हुई चूड़ी के कांच, कुछ इस तरह की चीजें डाल दी जाती हैं। अब वो पत्थर या टूटी हुई चूड़ी के कांच, जैसे कि इसमें दिख रहा है डिजाइन में आपको, ऐसा डिजाइन होता नहीं है। होता क्या है कि लाल चूड़ी का कोई कांच है वो इस तरह से होगा, पड़ा होगा, फिर ग्रीन ग्रीन कलर का एक पत्थर या कांच है वो यहाँ पर पड़ा होगा, और येलो कलर का है या रेड कलर का, कुछ इस तरह के कलरफुल डाल देते हैं। तो जब आप इसको घुमाते हो, घुमाने से इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली इधर उधर घूम जाते हैं। घूम जाते हैं तो इनकी इमेज जो 3 मिरर्स पे पड़ती है, 3 मिरर्स होते हैं उसके अंदर, यहाँ पर इस तरह से लगे हुए, उन मिरर्स में कुछ इस तरह से होता है, ऐसे 3 मिरर्स लगे होते हैं कुछ कुछ इस तरह से। तो इस पे भी वो रिफ्लेक्शन पड़ेगी, और इसकी रिफ्लेक्शन इस मिरर पे भी पड़ेगी, इसकी रिफ्लेक्शन इस मिरर पर भी। तो इस तरह से डिजाइन बन जाता है जैसे आपको दिख रहा है। तो जितना आप घुमाओगे उतना आपको डिजाइन मिलते चले जाएंगे, करोड्स ऑफ डिजाइन्स। हर बार घुमाने पर आपको अलग डिजाइन दिखाई देगा, और बिल्कुल इसी तरह से सिमेट्रिकल दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर। जितने आप उसके अंदर कलरफुल स्टोन्स या कुछ भी पत्थर वगैरह कुछ भी डाल दो, यहाँ पर इस वाले कैलिडोस्कोप में, कलाइडोस्कोप में,
यहाँ पर पड़े होते हैं और यहाँ से आप देखते हो, तो उसके अंदर जितना घुमाओगे उतने आपको डिजाइन दिखते चले जाएंगे। बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, बट बहुत ही वंडरफुल, देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कलर्स होते हैं और वो इस तरह से डिजाइन बनाते हैं जो आपको अच्छे लगेंगे ऑब्वियसली। इट्स जस्ट फॉर फन बच्चे। कलाइडोस्कोप जो होता है मोस्टली ये टॉयज की तरह ही बच्चे यूज करते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकली भी यूज किया जाता है। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कलर्स का, जो कलर्स होते हैं वो हमारे माइंड को रिलैक्स करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो डिजाइन्स होते हैं। दूसरी चीज है, इनको डिजाइन्स बनाने के लिए जो डिजाइनर्स होते हैं वो इसमें से डिजाइन्स को कॉपी कर करके, चाहे तो वो बेडशीट्स के डिजाइन्स हैं, फैब्रिक के डिजाइन्स हैं या किसी भी चीज के डिजाइन्स हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। थाउजेंड्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं, करोड्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं, तो उनके डिजाइन्स को ये कॉपी करके उससे फिर अपने डिजाइनर क्लोथ्स या वट एवर पेपर्स हैं उनको बनाते हैं। आर्टिस्ट इससे आइडियाज लेते हैं मोस्टली, इन पैटर्न से अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। मेनली इसका यूज यही होता है, कोई साइंटिफिक यूज वैसे नहीं है कि ये हम स्टार्स देखने में यूज कर रहे हैं कुछ है। ये मेनली इसी तरह यूज होता है कि इससे पैटर्न जो बनते हैं, ब्यूटीफुल पैटर्न्स, उनको हम पेपर डिजाइनिंग में, फैब्रिक डिजाइनिंग में, उसमें यूज कर सकते हैं। सो कैलाइडोस्कोप इज यूज्ड बाय डिजाइनर्स of wallpapers, fabrics, artists to get ideas for new patterns and all. इसको कलाइडोस्कोप बोलते हैं। समझ में आया? कलाइडोस्कोप क्या होता है, कैसा होता है? ये आ जाता है पेरिस्कोप का, याद रखना, ये आपकी बुक में भी होगा पेरिस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फिगर भी बनाने को आ जाती है, या पूछा भी जा सकता है कि किस तरह से काम करता है, तो आपको सिर्फ बताना है। पेरिस्कोप में इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें दो ग्लासेस, मिरर लगे होते हैं, एक्चुअली नॉट ग्लासेस, प्लेन मिरर लगे होते हैं 45 डिग्री के एंगल पर। 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो लाइट रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पर पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है और फिर इस मिरर पे पड़ती है, फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक आती है, जिससे हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जिनके बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। ये कलाइडोस नहीं, ये कलाइडोस्कोप है बच्चे, ये पेरिस्कोप है। स्क्रीन किस किस को ब्लैक आ रही है बच्चे? कौन 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 स्क्रीन को नहीं देख पा रहा है? कई बार नेटवर्क इश्यूज की वजह से भी नहीं आती स्क्रीन। तनिषा एंड अर्चित, स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, देन काव्यांश आप प्लीज या तो ज्वाइन करो दोबारा से। हाँ, वैसे मैं क्लास ओवर ही करने वाला था क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा। कर लो ज्वाइन, चलो बताता हूँ। फिर हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। ह्यूमन आई थोड़ा सा इम्पोर्टेंट के साथ में थोड़ा लेंदी टॉपिक है। आई डोंट नो आपके क्लास में या आपके बुक में कितना लेंदी है या कितना छोटा है, बट जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा लेंदी, नॉट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ह्यूमन आई का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अभी थोड़ा पढ़ना है, 10th क्लास से ही अभी हटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको फिर हायर क्लास में ही ये पढ़ाया जाएगा। मीन्स 11th या 12th में, 10th क्लास में भी है लेकिन वहां से हटा दिया गया है इसको, ह्यूमन आई को, और शायद 9th क्लास से भी हटा दिया गया है। तो प्रोबेबली आपको अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फिर ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जो सन से लाइट आती है, सन से लाइट जो आती है वो किस तरह, किस कलर की होती है? हम उसको किस कलर की लाइट मानते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर डिफरेंट डिफरेंट दिख सकती है, लेकिन मेनली जो सनलाइट होती है हम उसको किस कलर का मानते हैं? नो, आप कलर पर नहीं जाओगे। हमेशा याद रखना, सनलाइट को हमेशा व्हाइट लाइट से रेफर किया जाता है।
सनलाइट इज रिफर्ड एज व्हाइट लाइट, ठीक है। हमें दिखाई देती है येलो और ऑरेंज, उसके अलग रीजंस हैं, कभी ब्लू दिखाई देगी, कभी येलो, कभी रेड। सनसेट और सनडाउन पर आपको, सनराइज पर आपको रेड दिखाई देगी, बट वो अलग रीजन से दिखाई देती है। सन से जो हमें लाइट मिलती है वो व्हाइट लाइट से ही रिफर की जाती है, ठीक है। सनलाइट ऑलवेज व्हाइट लाइट। जब भी आपसे बोला जाए व्हाट इज व्हाइट लाइट, तो समझ लो सनलाइट की बात हो रही है। सनलाइट बोला जाए तो समझ लो व्हाइट लाइट की बात हो रही है। गॉट इट? याद रहेगा ये? क्यों बोलते हैं व्हाइट लाइट? क्योंकि ये मिक्सचर होता है किसका? सपोज करो आपने जैसा बोला कि येलो या ऑरेंज होती है, अगर येलो या ऑरेंज होती सनलाइट तो क्या रेनबो फॉर्म हो पाता? अच्छा, ड्राइंग किस किस ने ले रखी है, या आर्ट जो होती है पेंटिंग वगैरह, कौन कौन करते हो आप में से, बताओ चलो। पेंटिंग करते होगे, कलरिंग करते होगे स्कूल में, कोई तो होगा आपका पीरियड जिसमें आप ये काम करते होगे। कौन कौन करता है? बट स्कूल में कराया तो जाता है, स्कूल में इंफॉर्मेशन दी जाती है या नहीं? कोई सब्जेक्ट है आपका? अर्चित, काव्यांश, आप भी बताओ। आपके स्कूल में है इसका कोई प्रावधान जिसमें आपको ड्राइंग, आर्ट बताई जाती हो? ओके। तो कभी आपको ये बताया गया कि व्हाइट कलर जो होता है वो कैसे बनता है? व्हाइट कलर कैसे बनता है? ओके। जितने भी 7 कलर्स होते हैं उनके मिक्सचर से व्हाइट कलर बनता है, या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो व्हाइट कलर इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, विवग्योर बोलते हैं जिसको। VI, यस, VIBGYOUR। वो आपको 9th क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल आपको यही समझना है, व्हाइट सनलाइट जो होती है वो 7 कलर्स का मिक्सचर होती है, तभी तो रेनबो फॉर्म होता है। रेनबो में आपने देखा है कितने कलर्स होते हैं? अगर आपने ओरिजिनल भी नहीं देखा तो वैसे ही देखा होगा फोटोग्राफ्स वगैरह में। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। और वो 7 कलर्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि सनलाइट होती है व्हाइट कलर की, और व्हाइट कलर 7 कलर्स के मिक्सचर से बनता है। फाइन। उन कलर्स की क्वांटिटी वगैरह पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ यही याद रखना कि व्हाइट कलर 7 कलर्स से मिलकर बनता है, जिसकी वजह से जब रेनबो फॉर्म होता है लाइट स्कैटर हो जाती है, मीन्स सेपरेट हो जाती हैं, और वो 7 कलर्स हमें उस फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब रेनबो गोल क्यों होता है, ऐसे क्यों फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, वो आपका 10th क्लास में चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे, अभी नहीं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि सन से आने वाली लाइट जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। व्हाइट कलर की लाइट जो होती है वो 7 कलर्स के मिक्सचर से बनी होती है। रेनबो जो होता है स्काई में, वो सनलाइट के डिस्पर्जन को ही शो करता है। मीन सनलाइट जब डिस्पर्स हो जाती है, मीन्स उसके कलर्स डिफरेंट डिफरेंट वे से सेपरेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ही रेनबो बनता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन छोटा सा है टॉपिक, इतना ही है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसकी अगर आप एक्टिविटी देखना चाहते हो तो कभी स्टेशनरी शॉप पर आपको मिल जाएगा। प्रिज्म होता है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, इस तरह का ग्लास का एक स्लैब होता है जिसको प्रिज्म बोलते हैं। उसमें आप लाइट डालना, कोई व्हाइट कलर की लाइट डालना टॉर्च से या किसी से, अपने मोबाइल की टॉर्च से डालना, और उसको एक उसके आगे एक पेपर रख देना। तो आप देखोगे कि दूसरी साइड से जब लाइट निकलेगी वो 7 कलर्स डिस्पर्स होके निकलेंगे, आपके पेपर पे 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे। इसी से पता चल जाता है कि व्हाइट लाइट जब डिस्पर्स होती है, मीन सेपरेट हो जाती है किसी वजह से, तो उसमें से 7 कलर्स मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 7 कलर्स के मिक्सचर से व्हाइट लाइट बनती है। ट्राई करके देख सकते हो, छोटी सी एक्टिविटी है, नॉट सो मच एक्सपेंसिव। ये जो प्रिज्म होगा ये ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, आपको स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। यू कैन ट्राई डेट आउट कभी जब फ्री टाइम हो, या आपके जो सिबलिंग्स हैं, बड़े सिबलिंग्स होंगे, उन्होंने यूज किया होगा तो उनके पास होगा। हम तो रखते थे जब हम छोटे थे। ग्लास का होता है, थोड़ा केयरफुली रखना पड़ता है, लेकिन
एक साइंस इंस्ट्रूमेंट ही कह सकते हो, जो हमें लाइट के बारे में समझने में बहुत हेल्प करता है कि लाइट किससे बनी होती है, किस डायरेक्शन में डालेंगे तो किस डायरेक्शन में निकलेगी। ये प्रिज्म के बारे में भी आप पूरा पढ़ोगे कि प्रिज्म एक्चुअली में करता क्या है, कैसे करता है, 7 कलर्स में कैसे सेपरेट हो जाती है लाइट। ये सब चीजें आप अर्लियर सॉरी लेटर क्लासेस में पढ़ोगे। वो एटमोसफेयर की वजह से बच्चे ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स की वजह से, जैसे जो प्रिज्म काम कर रहा है सेपरेट करने का, वही काम रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं वो करती हैं। सनलाइट अगर आप देखोगे, रेनबो तभी फॉर्म होता है जब बारिश में कहीं पर धूप निकल आती है। जब बारिश हो रही होती है उसमें थोड़ी धूप निकलती है तो क्या होता है, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उस सनलाइट को डिस्पर्स कर देती हैं, और डिस्पर्स करने से वो उस के 7 कलर्स को शो कराना स्टार्ट कर देता है। वो 7 कलर्स हमें राउंड शेप में दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर हमारा राउंड है, उस वजह से वो हमें राउंडेड दिखाई देता है। समटाइम्स हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है रेनबो इस शेप में, डी शेप में, लेकिन अगर आप कोई कोई प्लेस ऐसे होते हैं जहां पर पूरा सर्कल भी दिखाई देता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट सर्कल इस तरह से। क्योंकि बच्चे इनका रेनबो के 7 कलर्स ऑलवेज स्टार्ट विद द सेम कलर, क्योंकि इनकी वेवलेंथ होती है सेम कलर के, इसीलिए होते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ होती है। इनका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा सेम रहेगा, हर कलर की वेवलेंथ होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि सारे जो भी डेंजरस साइन होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे थोड़ा सा शायद डिस्कस किया था कि रेड कलर के क्यों होते हैं सारे डेंजरस साइंस, क्यों लाल रंग की झंडे बनाए जाते हैं किसी चीज को रोकने के लिए, ट्रेन को रोकने के लिए, क्यों ट्रैफिक लाइट पे सबसे ऊपर रेड लाइट दिखाई देती है, क्यों जितने भी डेंजरस साइन होते हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। रेड कलर डेंजर का साइन नहीं होता है, रेड कलर साइन होता है। आपने बिल्डिंग्स के ऊपर भी देखा होगा, नो इट्स नॉट अलर्ट कलर, बच्चे कुछ और भी बना सकते थे, रेड ही क्यों बनाया। बिल्डिंग्स के ऊपर लाल लाइट क्यों लगाई जाती हैं, और प्लेन्स एरोप्लेन्स में लाल लाइट क्यों लगाई जाती हैं जो आपको दिखाई देती है मोस्टली रात में उड़ते हुए, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो आपको दूर से ही दिखाई दे जाती है। और कोई कलर इतने अच्छे से आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन रेड लाइट जो होती है, रेड कलर होता है, वो आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा। इसी वजह से रेड रेड कलर के बनाए जाते हैं डेंजरस जितने भी चीजें होती हैं, कि भाई दूर से ही पहचान हो जाए कि यहाँ पर कुछ खतरा है, या फिर रेड लाइट हो रही है तो थोड़ा स्पीड कर लो व्हीकल की कम, जो भी है। बिल्डिंग के ऊपर लाइट्स लगाते हैं कि यहाँ पर ये बिल्डिंग इतनी हाई है तो दूर से ही प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स वगैरह है वो बिल्डिंग से टकराए ना। इन सब चीजों को बताने के लिए रेड कलर का यूज किया जाता है। तो ये वेवलेंथ के ऊपर होता है जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, इसकी क्यों इनका ऑर्डर सेम होता है, और क्यों ये कलर कलर तो क्यों होते हैं ये आपको बता दिया गया कि व्हाइट कलर बनता ही इन 7 कलरों से मिलकर है, कलर से मिलके है। और सनलाइट जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, तो ऑब्वियसली डिस्पर्स करोगे तो उसमें से 7 कलर्स ही निकलेंगे। अभी आप अगर सोचोगे तो बहुत आपको बहुत बहुत ऐसी चीजें सोचने में आएंगी कि 7 जो नंबर है वो बहुत ही मिस्टीरियस नंबर है। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो 7 के ही नंबर में मिलेंगी। कलर 7 है, समुद्र आपने सुने होंगे 7, और भी बहुत सारी चीजें, हिंदू जो धर्म है उसमें 7 चीजें बहुत होती हैं, सप्तऋषि होते हैं, है ना, 7 फेरे होते हैं, 7 7 जन्म होते हैं। तो 7 नंबर बहुत मिस्टीरियस और बहुत ही फिजिक्स से रिलेटेड नंबर है। ये आप जब बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में पहुंच जाओगे और अगर फिजिक्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 7 ही क्यों। अभी नहीं, अभी आप नहीं समझ पाओगे और उसके लिए बहुत थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। अभी बस यही समझो कि सनलाइट जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है जो 7 कलर से मिलके बनती है, और रेनबो जो फॉर्म होता है वो सनलाइट के डिस्पर्जन से बनता है। बारिश की बूंदें जो होती हैं वो सनलाइट को डिस्पर्स कर देती हैं, मीन सेपरेट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। दैट्स इट। फाइन। तो ये पेरिस्कोप की जो शेप है इसको याद रखना, कैसे वर्क करता है ये बुक में से पढ़ना और इसको ध्यान से लिख कर देखना। कैलाइडोस्कोप क्या होता है ये भी आप एक बार पढ़ के देखना, मैंने समझा दिया है, देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया है, मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखे हैं। इसकी लैंग्वेज की, इसको लिखना कैसे है वो आपको देखना पड़ेगा कि बुक में इसकी वर्किंग कैसे बताई गई है।
अगर उस वर्किंग में फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है समझने में, तो यू कैन डिस्कस इट विद मी, मैं आपको फिर से बता दूंगा। बट मुझे यहाँ पर मेनली आपको बताना था कि कैलाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप एक्चुअली होते क्या है, किस काम आते हैं, और क्या किस तरह से ये वर्क करते हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो आपको खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगेन ये भी याद रखना, साइंस में जो हम आंसर्स लिखते हैं उनका एक स्टैंडर्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी सेंटेंस उठा के कैसे भी लिख दिया। वी हैव टू यूज दोज वर्ड्स जो फिजिक्स में या उस साइंस में यूज होने हैं। फाइन। जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप ये लिखोगे, उसकी जगह कुछ ऐसे नहीं लिख दोगे कि एक रे टकराई, स्ट्राइक करी और वापस चली गई। यू फॉरगॉट टू मेंशन कि जो रे स्ट्राइक कर रही है उसको हम इंसिडेंस रे बोलते हैं, जो स्ट्राइक करके वापस जाती है उसे रे ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये टर्म्स भी हमें मेंशन करनी होती हैं, जिससे आप टीचर को पता चले कि यू नो दीज टर्म्स। फाइन। तो लिखना कैसे है उसकी प्रैक्टिस थोड़ी करा करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स सिर्फ नॉलेज से नहीं मिलते, मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन के भी मिलते हैं, आंसर को आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो उसके भी मिलते हैं। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी और लिखने की प्रैक्टिस भी। यहाँ पर समझ आ गया, डेट इज फाइन, लेकिन लिखना भी जरूरी है। पेपर पेन लेकर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखा करो, जब भी याद करते हो तब भी लिखा करो, स्कूल वर्क करते हो तो ऑब्वियसली उसमें तो लिखोगे। तो ये था हमारा साइंस का आज का लेक्चर, टॉपिक वॉट एवर। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई के बाद में आई थिंक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ज्यादा नहीं बचेगा, फिर उसके बाद ज्यादा नहीं बचेगा ही नहीं। ह्यूमन आई और उसके जो केयर है, हम कैसे केयर कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। तो अभी तक जो पढ़ा है उसमें अगर आपको डाउट है तो व्हाट्सएप पर भेज देना, सो डैट मैं नेक्स्ट क्लास से पहले भेज देना। उसमें नेक्स्ट क्लास में आपको पहले वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा, फिर हम आगे ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। फाइन। सो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग जा सकते हो। नमस्ते।